अस्सलाम वालेकुम। सन 2000 से पहले पैदा होने वाले बच्चे-बच्चियाँ, मर्द और ख़वातीन हज़रात जो सुन रहे होंगे, यकीनन आपने कभी न कभी यूएस एड का ज़िक्र ज़रूर सुना होगा। चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो, चाहे वो टेलीविज़न पे हो, अखबार में हो, कहीं न कहीं पाकिस्तानी माशरत में यूएस एड के साथ आपका आमना-सामना हो जाता था। चाहे वो किसी एनजीओ की शक्ल में हो या एनजीओ वर्कर की शक्ल में हो, चाहे किसी प्रोग्राम के तहत कोई कॉपी छप के आई हो या कोई ना कोई इस तरह की चीज़, डेमोक्रेटाइज़ेशन की खातिर, ह्यूमन राइट्स की खातिर। ऑब्वियसली अगर आप 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो आपने यकीनन कम से कम सुना होगा क्योंकि इसका जो उरूज था वो 2000s के अंदर ही था और ज़ाहिर बात है जो बड़ी उम्र के लोग थे उस वक़्त बाशऊर थे, तो उन्होंने इसका ज़िक्र खैर या ज़िक्र बद कभी न कभी ज़रूर विटनेस किया होगा। यूएसएड एक बहुत फंडामेंटल हिस्सा बन चुकी हुई थी पाकिस्तानी पब्लिक लाइफ का, चाहे वो मीडिया इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो इलेक्शंस का निज़ाम हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हों या री इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग हो, ख़वातीन के मसाइल, एलजीबीटी मसाइल वगैरह वगैरह। हम एक डीप इन डेप्थ स्टोरी भी कर रहे हैं यूएसएड पे, लेकिन ये आज वो नहीं है। आज ज़्यादा खबरों से मुतल्लिक है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सारी यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो जमहूरी और इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया के, उनको कम्प्लीटली कट कर दिया। एक्सपर्ट्स ने ये वार्न किया कि पाकिस्तान जैसे एक मुल्क को इसका बहुत नुकसान होगा, इसके जमहूरी इदारों को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़े रेसिपिएंट्स में से एक है इन प्रोग्राम्स का। वाशिंगटन ने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसके अंदर बताया जाता है कि 13 से 15 मिलियन डॉलर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस के मामले में ये प्रोजेक्ट एक चलाया गया था। इसका नाम था स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस और ये प्रोजेक्ट 2016 से 2023 तक चला था। इसकी सुपरविजन जो है वो यूएनडीपी ने की थी और ये प्रोग्राम बड़ा फंडामेंटल था ईसीपी की जनरल फंक्शनिंग को। अगेन इस जैसे बहुत से और गवर्नेंस के प्रोग्राम्स भी पाकिस्तान में अप्लाई करते थे, वो 11 के करीब थे और उनकी टोटल फंडिंग जो थी वो 845 मिलियन यानी 845 मिलियन डॉलर थी ओवर द स्पैन ऑफ रफली अ डेकेड। और ये प्रोग्राम्स भी सारे जो हैं वो एड के फ्रीज कर दिए गए हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में, अगेन आज की रिपोर्ट का और डिस्कशन का मकसद ये नहीं है कि इनकी तफसील में जाएं, वो एक हम मजीद एक स्टोरी तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें हम तफसीलन बताएंगे कि किन एड प्रोग्राम्स पे ये पैसे खर्चे जाते थे। आज मकसद ये है कि ये क्या अफेक्ट क्रिएट करेगा और पाकिस्तान को क्या इशारा मिल रहा है यूएस स्टेट की तरफ से। वैसे मैं ज़िमरन यहाँ ज़िक्र कर दूँ कि पिछले दिनों एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू किया था। डॉक्टर आरिफ अलवी ने डिट्रॉइट में एक फॉक्स न्यूज़ एफिलिएट प्रोग्राम पे, फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि जियो या एआरवाई की तरह एक मेन स्ट्रीम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके एक छोटे एफिलिएट प्रोग्राम पे फॉक्स न्यूज़ के वो आए थे एक मॉर्निंग शो पे और वहाँ इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा बताया था कि पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, आपने मुदाखलत की है वगैरह वगैरह। और उन्होंने वहाँ एक क्लेम किया था कि 17 मिलियन डॉलर खर्च किए गए ईसीपी पे सिर्फ 2024 के इलेक्शन के ऊपर। ये बात दुरुस्त नहीं है। एविडेंस जो सामने आई है वो यही है कि 13 से 15 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे 17 के बजाय, और वो एक साल में एक स्पेसिफिक इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं खर्च किए गए थे, वो ओवर स्पैन ऑफ 7 ईयर्स खर्चे गए थे। अगेन वो एक फैक्ट को उन्होंने गोलमोल करके, राउंड ऑफ करके, बड़ा फिगर बना के एक ऐसे तासुर पेश करने की कोशिश किया गया था कि जो इलेक्शन के पैसे दिए गए थे यूएस एड के, वो स्पेसिफिकली इमरान खान को या पीटीआई पार्टी को डैमेज करने के लिए दिए गए थे। मैं उनकी बात में मैं एग्री नहीं करता। ये पैसे पाकिस्तान की पूरी माशरत को तबाह करने के लिए दिए जाते हैं। ये सिर्फ पीटीआई के खिलाफ, सॉरी माज़रत चाहता हूँ, मैं थोड़ी सीरियसनेस लूज़ कर गया था, बट जो अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो बड़ी उम्र के थोड़े से हैं जिस तरह मैं या आप सुनने वाले होंगे, उन्हें ज़्यादा हँसी आती है यूएस एड की बातें सुन के, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको मोल्ड ही यूएस एड के आप कह लें कि जो वो एक जो पूरा सिलसिला था उसने किया। तो यूएस एड जो है वो बुनियादी तौर पे मैं आरिफ अलवी साहब को बताना चाहूँगा और सुनने वालों को भी कि ये पूरी माशरत को बर्बाद करने के लिए दिया जाता है और ईसीबी को भी ये खर्चा दिया जाता है कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। और ये वो तरीक़ाकार या आप कह लें वारदात का वो मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसके ज़रिए अमेरिका फ़ॉरेन ममालिक के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस या कंट्रोल करता है। ये सिर्फ़ एक मोर है ऑफ द मैनी। बट आई थिंक वो आरिफ अलवी साहब अमेरिका में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए पीटीआई की, वो वहाँ क्योंकि यूएस एड के खिलाफ बहुत आजकल टंटा चला हुआ है इलॉन मस्क की डोज डिपार्टमेंट की वजह से, तो वो उस वेव को राइड करके ज़रा पाकिस्तान का भी एक लुकमा डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी को, जो मेरे ख़्याल में यकीनन उनको कई दर्जनों पेशेंट्स ने कहा होगा कि सर आप रहने दें, दर्द हो रहा है। वो डेंटिस्ट है ना, दर्द से मुराद यहाँ पे कुछ जबड़े का दर्द है। डॉक्टर आरिफ अलवी बुनियादी तौर पे एक डेंटिस्ट थे या हैं अभी भी प्रैक्टिसिंग, अल्लाह जानता है। तो आपकी बातें सुन के मुझे तो कानों में, जबड़े में दर्द हो रहा है। आई डोंट नो, इतना फ़नी था पर मुझे बहुत फ़नी लगा था।
अब ये एक सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे गए। यकीनन ये बात समझते हुए भी यूएस स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से यूएस एड्स हों, यूएस डिपार्टमेंट्स हों, वो समझते हैं कि ये पैसे बुनियादी तौर पे करप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो कुछ जुज़वी हिस्सा इनका पहुँच भी जाता है उन डिपार्टमेंट्स में, वो असल रूट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए नहीं होता। ये एक फ़ॉरेन पॉलिसी का, अमेरिकन इम्पीरियल निज़ाम का एक टूल है और हमेशा से रहा है कि वहाँ पे फिफ्थ कॉलम को खड़ा करना, किस जहाँ मुल्क में एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स होगी वहाँ राइट विंग को खड़ा करना, जहाँ राइट विंग पॉलिटिक्स होगी वहाँ लेफ्ट विंग को खड़ा करना, उसको मजबूत करना, सोसाइटी के अंदर थोड़ा बहुत केओस क्रिएट करना, जेंडर और सेक्स के मसाइल से मुतल्लिक री इंजीनियरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग करना। ये बेसिकली सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी टूल है उनका ममालिक को कंट्रोल करने के लिए। ये बुनियादी तौर पे कोई एक्चुअली इसका मकसद ये नहीं होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएँ। लेकिन जो एक्सेप्शन दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके एडमिन की तरफ से, वो बड़ी काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है। उन्होंने एक नंबर ऑफ वेवर्स इशू किए हैं कि जिनकी इजाज़त दी जाएगी। एक वो है जो नई एड पॉलिसी के तहत इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट्स। ये तो चलें, हम इसको कहते हैं कि ये वो एक हिस्सा है जिसमें सब ग्लोबल पावर्स हिस्सा ज़रूर डालती हैं अपना, कि जो यहाँ की ज़लज़ला, कैद साली वगैरह का हाल हो तो वो ज़रूर मदद करते हैं। जो ज़्यादा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि उन्होंने इजाज़त दी है सिक्योरिटी रिलेटेड फंड्स की कि वो चलते रहें, और इस नए नेशनल सिक्योरिटी वेवर के तहत $397 मिलियन को एलोकेट किया गया एक यूएस बैक्ड प्रोग्राम के पीछे, जो कि मॉनिटर करता है इस्लामाबाद के इस्तेमाल F-16 यानी F-16 तैयारों का। और इसकी वजह, जो एक कांग्रेशनल एड ने ये फरमाया कि ये हमने इसलिए इस ओवरसाइट को रखा है क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। ये बहुत फैसिनेटिंग बात है कि ह्यूमैनिटेरियन वाला एस्पेक्ट फिर आप रहने दें, वो चलें, एक जेनेरिक फॉरेन पॉलिसी अफेयर होता है। हमारे सिक्योरिटी अपरेटस को बेसिकली एक तंग गली के अंदर बंद किया जा रहा है। ख़ास तौर पे हमारी जो आन और शान है हमारी F-16, क्योंकि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा, आप कह लें, एक फैक्टर है जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से हम मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर भी एक अच्छी इंटरफेरेंस, पॉजिटिव प्रेजेंस मेंटेन करते थे और हिंदुस्तान के खिलाफ हमारा एक चेक एंड बैलेंस रहा करता था। अब चूंकि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो चाइना और रशिया की कंटेनमेंट की है, ख़ास तौर पे चाइना की कंटेनमेंट की है, तो F-16 को मॉनिटर करना, चाहे हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स पे सैंक्शंस लगाना, इसका मकसद है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो स्कोप है उसको मज़ीद श्रिंक किया जाए और उसको मज़ीद स्क्वीज़ किया जाए, ताकि वो रीजनल से हाइपर रीजनल पे फोकस रखे अपने आप को मिडल ईस्ट से, और हिंदुस्तान के मामले में हम नरमी इख्तियार करें ताकि हम हिंदुस्तान के साथ मिल के पोटेंशली अमरीका का काम करें जो कि है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। दूसरा, जो रशिया के महाज पे जंग है, ये ना सिर्फ ये एक स्टिक पॉलिसी है, इसके साथ एक कैरेट एलिमेंट भी है कि जो कुछ हिस्सा इन एलोकेटेड फंड्स का निकल रहा है उसमें यकीनन कुछ वेपन्स की डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा होगा। वो ये रखा जा रहा है ताकि हम एक काउंटर बैलेंस के तौर पे सिर्फ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को सर्व करें, जिस तरह के हमने यूक्रेन रशिया की जंग के स्टार्ट में किया था। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। इस ज़मन में मैं आपको एक एविडेंस देना चाहूँगा कि अगली मुलाकात जो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब की है वो कियर स्टारमर के साथ है। कियर स्टारमर साहब के अभी मिलिट्री काउंटर पार्ट ने इंग्लैंड में हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को भी रिसीव किया। हिस्टोरिकली अभी जब ये जंग शुरू हुई थी 3-4-5 साल पहले, हमने तब भी स्मॉल आर्म्स प्रोवाइड किए यूक्रेन को, और अब भी फुल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हमारे चीफ को रिसीव किया गया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ मिलना अब वॉर ऑफिस को वाशिंगटन से लंदन मूव करने का मकसद है, क्योंकि हालांकि इंडिपेंडेंट एक्टर्स हैं अमेरिका और यूके, बट एक जनरल नेटो एम्पायर या यूरो सेंट्रिक जो एम्पायर है,
जो कैपिटलिस्ट एम्पायर है, उसकी तरतीब तो मोरलेस एक ही रहेगी और वो एक ही धुन पे चलता रहेगा, उसी बीट पे नाचते रहेंगे। तो उसके अंदर फ़िलहाल क्योंकि रशिया के साथ एक प्रोलॉन्ग्ड जंग का मामला चल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉमिस थी कि वो एक बड़े एंटी वॉर कैंडिडेट होंगे और वो रशिया में मामले को रुकवा देंगे और गज़ा में मामले को रुकवा देंगे, वो इस बारी एक नए रूप के अंदर आए हैं और यकीनन नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा हॉकिश हैं इस बारी, वो वॉर की तरफ ज़्यादा लीन कर रहे हैं, बट वो उस वॉर को बनिस्बत प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। यानी यूरोप अपनी जंग खुद लड़े, लेकिन असल में अमेरिका की जंग। मिडल ईस्ट में इज़राइल अपनी जंग खुद लड़े, लेकिन वो असल में भी अमेरिका की जंग। सिमिलरली पाकिस्तान इस जंग में एक आलाकार बनेगा, चूँकि पाकिस्तान एक स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आप समझ लें कि एक लीडिंग एक आप मार्केट में एक वो सप्लायर है। और चूँकि एक हम नोड बनते हैं इस एरिया के अंदर, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया रीजन के अंदर, जहाँ पे रशिया की एक्सपेंशन को एक ज़माने में हमने रोका था सोवियत यूनियन के जिहाद में, और जहाँ पे आज पोटेंशियली हम चीन के मामले में भी ये खराबी कर सकते हैं। चीन के साथ जो हमारी डीप स्टेट ने मामलात ख़राब किए सीपेक के मामले में, वो तो मंजर आम पे मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन में बैक टू बैक आपको नज़र आए हैं, चाहे इमरान खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे PDM-1 हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे PDM-2 हो, आप जो मर्जी उसको कहना चाहें, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो। सीपेक के मामले में हमने उसको एक बर्फ़ खाने में डाल दिया हुआ है। तो ये फॉरेन पॉलिसी की जो मूव्स डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये अब आउटसोर्स करना चाह रहे हैं कि जो इतने हमने डेकेड्स खर्चा किया है अपने एशियन टाइगर्स पे, अपने अफ्रीकन पार्टनर्स पे, अपने मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स पे, कि ज़रा अब वो खुद बढ़ के अपना काम ज़रा अपने आप भी करें। और अमेरिका अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट को आउटसोर्स कर रहा है यूरोप को और इस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक को। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब हो जाएगा कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की तैनाती हो जाए रूस के ख़िलाफ़। ना पाकिस्तान की एडमिन इसके लिए तैयार होगी, ना पाकिस्तान की अवाम इसके लिए तैयार होगी। तो एक लेसर डिग्री के अंदर हमारा इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि हम वहाँ वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, और मेरा शक यही है, अल्लाह करे मैं गलत प्रूव हूँ, कि हमें फिर प्राइम किया जा रहा है कि हम एक कोई ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट करें अपनी यूक्रेन की और रशिया की जंग के अंदर। इसकी बहुत सी शक्लें इख्तियार हो सकती हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट के पीस कीपिंग मिशंस हों या अफ्रीका के तारीखी तौर पे पाकिस्तान कांगो में भी गया, मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ इलाकों में गया। इसी तरह यूक्रेन के अंदर जो नई बंदर बांट होगी, जहाँ अमेरिका की मेगा कॉरपोरेशंस आके यूक्रेन की जो कि वो ब्रेड बास्केट है यूरोप का, उसकी ज़राई ज़मीन पे कब्जा करेंगे, वहाँ रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसके लिए एक आउटसोर्स पुलिस फोर्स चाहिए होती है। और चूंकि अमेरिका अपने ट्रूप्स लेके रशिया के बॉर्डर पे नहीं आना चाहता, तो उस नेगोशिएटेड सेटलमेंट के अंदर जो हमारे थर्ड पार्टी प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया जैसे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा, लगता ही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस हद तक ही मैक्सिमम जाएगा, अल्लाह करे ये भी ना हो। हम क्यों पुलिस कीपिंग करें या पीस कीपिंग करें एक मकबूजा इलाके के अंदर यूक्रेन के, हम क्यों अमेरिका की जंग में वहाँ जाके बैठें। बहरहाल हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि शायद इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि वो वहाँ पे एज अ पीस कीपिंग मिशन जाएंगे, और वहाँ पे वो UN के डिफरेंट महकमों के लिए वो फौजें बन के वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, लोकल रिबेलियंस के खिलाफ काम करना, मिलिशिया ग्रुप्स को ट्रेन करना और स्मगलिंग वगैरह, ये सारे मसाइल पर चलते हैं। वो जंग है ना यार, फिर खेल कूद तो चलता है इसका सारा। इसी ज़मीन में आपको बताऊंगा कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने वो सरगे लेवरोव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट में मीटिंग में, जो रशिया के उनके काउंटर पार्ट हैं, वहाँ उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अप्रिशिएट करते हैं US के इस एफर्ट को, और ये ग्रेटली मतलब आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा पीस को अचीव करने में। और टर्की ने अपनी सर्विसेज को भी ऑफर अप कर दिया कि हम भी हाजिर हैं इस नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए। तो लगता है ये, जैसे मैंने बात की कि जंग की आउटसोर्सिंग की, उस तरह अब इस नेगोशिएटेड सेटलमेंट को भी ट्रंप आउटसोर्स ही करेगा। उसके अंदर शायद डिप्लोमेटिक एफर्ट सऊदी अरेबिया और टर्की का लगे, चूँकि वो भी वहाँ भी दोनों इलाकों में एक में मीटिंग हो रही है और एक में ऑफर अप हुई है। और जो पुलिस कीपिंग और पीस कीपिंग होगी, वो शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान का उसके अंदर नंबर आ जाए। बहरहाल हिस्टोरिकली मैंने पिछली वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह भी इस्तेमाल किया। ऐसे नहीं है, दुनिया के मुल्क ऐसे ही काम लेते हैं और बड़े मुल्कों से आप ऐसे ही काम लेते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम का इंटरेस्ट था रशिया को नाराज़ करने में, एक रीजनल पावर को, पहले जब हमने असला प्रोवाइड किया यूक्रेन को और गंदा आटा लिया यूक्रेन से, या अब दोबारा हमें पॉजिटिवली व्यू किया जाएगा रशिया की तरफ से या नेगेटिवली? रीजन के अंदर जो हमारी अलायंस है इंडिया के साथ, वो हमारे इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर है या कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बेसिस के ऊपर है? यानी आप बात के फ़र्क समझ रहे हैं ना? अगर हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक़ बरकरार हो, उसको तक़वियत मिले और हमारे भी दरमियान तिजारत और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इम्प्रूव करें, वो हमारे इंटरेस्ट में होना चाहिए, नॉट फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। यानी हम बैक वक्त चाइना के साथ एक दोस्ताना पॉलिसी बरकरार रख सकते हैं और हिंदुस्तान के साथ, और ये सिर्फ तब अचीव हो सकता है अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो।
वो फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंस आपको पहले मैंने ज़िक्र किया कि जहाँ वो सिक्योरिटी के ऊपर आपकी सख्ती लगा आते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को कर्ब करने के लिए ही होता है और उसको एक बंद गली में धकेलने के लिए कि वो सेल्फ इंटरेस्ट को ना सर्व करे, वो बल्कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करे। तो एक स्ट्रगल है, पाकिस्तान 60 से स्ट्रगल कर रहा है। कभी-कभी सिंसियर और इनसिंसियर अटेम्प्ट्स हुई हैं हमारी कि हम डॉलर हेजेमनी और अमेरिकन सिक्योरिटी स्टेट apparatus से ब्रेकआउट करें, लेकिन फ़िलहाल लगता है कि हम इसमें कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो अब आपके यहाँ जो भी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ये सारा कुछ, इसमें बल्कि अब माफ़ी मिलेगी अमेरिका की तरफ से कि कोई पिटाई-विटाई होगी, लोग अगवा हो गए, ऑपोज़िशन पे सख्ती होगी। शायद मेरे ख़्याल में अब हम इन चीज़ों को शायद फ़ेस कर लेंगे, क्योंकि वो जो एक कैपिटल गेन होता है, बेनिफिट होता है उस पॉलिटिकल कैपिटल का, वो शायद अमेरिका अभी रिक्वायर नहीं कर रहा। क्योंकि अमेरिका ने अब ये मम्मी-डैडी डीआई और यूएसएड फंडिंग कट्स कर दी हैं अपने। वो कहते हैं, "भई हम ये खर्चा-वर्चा नहीं देते, हमें कोई नहीं चाहिए तुम्हारे मुल्क में एलजीबीटी-विटी औरतें-वोरतें वोट दे रही हों, हमें सिर्फ़ ये चाहिए, जंग।" अमेरिका का वाहिद मकसद। जंग के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, हर घड़ी तैयार होते हैं हम, कामरान होते हैं। जैसे हों हालात शादमान होते हैं हम। हुँ, मेरा पसंदीदा गाना है ये, बचपन से पता है। बहुत शदीद मोहब्बत है मेरी नगमे और तरानों के साथ, क्या करें? ये मतलब हमारी कौम है। तो इस वक़्त हमारी मिलिट्री स्टेट जो है, उनके पास एडवांटेज इज़ इन देयर कोर्ट, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के अंदर जो ये सूरत-हाल जिस तरह बनती जा रही है। तो अब ग्रेस का मुज़ाहरा करें, और चूँकि रेंज़ मुल्क की, हमारी स्टेट की मिलिट्री apparatus के हाथ में है, इस पॉलिटिकल टेंशन को ईज़ करें और इस पॉलिटिकल लैंडस्केप को अब रेज़ोल्यूशन की तरफ लेके जाएँ, ताकि हम अब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें और पॉलिटिकल फ्रीडम्स पे काम करें। ये फॉरेन पॉलिसी वाला एरिया तो अब सिक्योर हो ही गया है, एक बंद गली में चला ही गया है। तो इससे तो पता नहीं निकलते, लेकिन डोमेस्टिक मसाइल को कम से कम रिज़ॉल्व करने के लिए सूबाई लिसानी मसाइल जो हैं, उसके लिए हम अपने पॉलिटिकल क्लास पे फ़ोकस करें। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।